जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स। हम फिजिक्स के मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है एटम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हम टॉपिक 2 कर रहे हैं, उसमें 2.2 कर रहे हैं, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। तो बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार किस ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी? N4 to N3, N2 to N1, N5 to N4 या N3 to N2। यह क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए फोटोन एमिट होगा। तो जब फोटोन एमिट होगा तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो पूछा गया है किस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और 1/λ यहाँ से अगर हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे लें तो 1/λ बराबर होता है RZ², 1/NF माइनस NI। मतलब इनिशियल जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और फाइनल जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो है। तो आपका हो जाएगा R राइसबर्ग कांस्टेंट, Z आपका एटॉमिक नंबर, फाइनल ऑर्बिट जहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, इनिशियली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, यहाँ पर हमें बस देखना है किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं, हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका NF और NI की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 1/λ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/NF² माइनस 1/NI²। आप यहाँ पर डायरेक्ट म्यू भी लिख सकते थे, क्योंकि म्यू की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन में, तो इनिशियली 4 में था, फिर 3 में गया, तो 0.05 के अराउंड वैल्यू आएगी, 0.05। ऑप्शन बी के लिए 0.75, ऑप्शन सी के लिए 0.0225 और ऑप्शन डी के लिए 0.14। तो हम देख सकते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी के लिए है 0.75, ठीक है। तो 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.75 या म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.75। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी बी के लिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि 1/λ बोलिए या म्यू बोलिए एक ही बात है ना। म्यू इज इक्वल टू 1/λ, c/λ होता है, तो c कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि बी हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ 1/λ या म्यू, और म्यू के बारे में पूछा गया था। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक आप कॉन्सेप्ट और भी इसमें देख सकते हैं, ये तो आपका कैलकुलेशन पार्ट हुआ। अब आप अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था तो Z को हमने 1 मान लिया, ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया है, पर Z की कोई वैल्यू नहीं दी है। पर Z की जो भी वैल्यू होगा, आप चाहे हाइड्रोजन मत मानिए, फिर भी जो वैल्यू होगी उसी स्पीसीज़ के लिए चारों है, ठीक है। तो Z कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं NCERT में दिया है कि जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो वहाँ पर जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं उनकी क्या होगी? एक एनर्जी होगी। चाहे हाइड्रोजन हो या ना हो, सबकी एक एनर्जी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो आप देख सकते हैं जो पहला ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, और जो दूसरा ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी एज कम्पेयर बहुत ज़्यादा है। ये गैप आप देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आगे कंसेक्यूटिव ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी उनके गैप कम होते जाएंगे। तो जैसे 1 और 2 के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2, 3 के बीच में कम है, बहुत कम है, और 3, 4 के बीच में और कम है, फिर 5, 6 के बीच में और कम है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप और भी Z अगर चेंज करेगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ में तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। और जब फोटोन आपका 2 से 1 में आएगा तो वो क्या करता है? ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के एनर्जी डिफरेंस जितना होती है उतनी वो फ्रीक्वेंसी या उतनी एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई फोटोन या अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आएगा तो फोटोन जो एमिट करेगा उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चेंज इन जो एनर्जी होती है ऑर्बिट्स की तो डेल ई एमिट करता है। पर अगर वो 3 से 2 आएगा तो वहाँ पर डेल ई की वैल्यू कम है, हम देख सकते हैं, बस इतना ही गैप है, और ऊपर जाने से और कम गैप है। इसलिए अगर आपको ये ध्यान हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन एमिट करता है, तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी।
तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। ये हाइड्रोजन के लिए, पर अगर आप Z की वैल्यू बढ़ा देंगे तो भी ऐसे ही आपको वैल्यूज़ मिलेंगे, वैल्यूज़ में अंतर आएगा पर ऐसे ही आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम गैप 1 और 2 में, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम NCERT का ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर n। तो एक एनर्जी लेवल है क्वांटम नंबर n टू अनदर विथ क्वांटम नंबर n-1। तो मतलब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन कर रहा है, तो फोटोन एमिट होगा। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, जब भी ऐसी वैल्यूज़ आए, मैथ्स में बहुत आती हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ में क्या होता है, हम लोग कैलकुलेशन में अप्रॉक्स लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 या वेरी ग्रेटर देन 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। अब क्या एमिट होगा या एब्जॉर्ब, तो एमिट होगा क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, या क्वेश्चन मेंस 2013 का था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए n है, ये आपका n-1 है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो आपका जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस के बराबर दोनों ऑर्बिट्स की। तो डेली बराबर h म्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू बराबर डेली बाई h। क्यों, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रीक्वेंसी को LHS में लिया, फिर अब देखेंगे हम लोग n के टर्म्स में मिलाएंगे RHS को। अब यहाँ पर डेली बाई आपका h है, ठीक है। अब आपका डेल ई होता क्या है, ठीक है, या फिर अगर हम बोले तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा जो म्यू की वैल्यू है, एक तो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, पर एक वैल्यू और होती है n के टर्म्स में, अभी हमने देखा था, ये देखिए म्यू की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी हो जाएगी। अब ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो इन सब कांस्टेंट को हम लोग मिला के k मान लेते हैं, एक कांस्टेंट, ठीक है। और हमें n से, क्योंकि n और n-1 है तो हमें इसका यूज़ है ना। तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट आएंगे उनको हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 1/nf माइनस 1/ni, है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है n1 n2 से भी ये होता है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, पर ध्यान रखना है कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल को, कौन इनिशियल को, क्योंकि पहले आपका आता है फाइनल, तो वो फाइनली n-1 में गया, तो n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है। इनिशियली वो n में था। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, n-1 का होल स्क्वायर और n², तो एलसीएम हो जाएगा n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर, फिर आपका यहाँ आ जाएगा n² और माइनस में n-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा n² प्लस 1 माइनस 2n, तो माइनस n² प्लस 2n और माइनस 1 आएगा यहाँ, ओके। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, तो k टाइम्स 2n-1 डिवाइडेड बाय n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई थी। k हमारा वो कांस्टेंट है जो आपका LHS, मतलब वो इसके पहले जो कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, उन सबको हमने कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है। तो इसका यूज़ था, हम इससे डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू k। अब 2n-1 है और n² और n-1 का होल स्क्वायर है, तो अगर n ग्रेटर देन 1 है, मतलब n 1 से बहुत ज़्यादा है, तो n से अगर 1 घटा दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो n के बराबर ही होगा, क्योंकि n 1 से बहुत बड़ा है, तो 1 घटाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो n-1 को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n मान लेते हैं, ठीक है। तो ये n², n-1 को n मान लिया, तो n-1 का होल स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर है 2n-1, अब n ग्रेटर देन 1 है, तो 2n भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि n को दुगना कर दिया तो 1 से और बड़ा हो जाएगा। तो n-1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n था, तो अगर 2n से भी 1 घटा दें तो 2n ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2n-1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2n, है ना। तो यहाँ पर 2n-1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2n, तो ये आपका हो जाएगा 2n या 2kn डिवाइडेड बाई n⁴, एक n हट जाएगा तो 2k/n³, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 2k/n³, और ये आपका कांस्टेंट है, तो आपका म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ हो जाएगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो म्यू किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/n³ के, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये सब अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कैसे लगाते हैं, क्योंकि आगे ये सब बहुत आते हैं।
में बहुत आते हैं, एडवांस में आते हैं और फिर मैथ्स में तो बहुत आते हैं ऐसे अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। तो एक बार आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम्स एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाइड्रोजन एटम में जो ट्रांजिशन होगा उसमें से कौन सा ट्रांजिशन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा। ये क्वेश्चन हमने अभी सिमिलर देखा था, यह क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फिर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए 2 6, मतलब 6 से 2 है, फिर 6 से 2 है, ठीक है, फिर 2 से 1 है और फिर 1 से 2 है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर एमिट पूछा गया है। एमिट कब होगा, जब हायर टू लोअर जाएंगे। तो 1 to 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लोअर टू हायर जाते हैं, यहाँ तो एब्जॉर्व होगा, ए में भी एब्जॉर्व होगा, तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन के लैंग्वेज से अगर हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो कई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, तो हमें एकदम ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। तो यहाँ बी और सी में कोई है, ठीक है। तो 6 से 2 या 2 से 1 है ना। अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो फिर से आपका जो म्यू होगा वो म्यू आपका क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी क्यों आया, अब मैं आपको ये बताता हूँ ना, फॉर्मूला में हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला भी डायरेक्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू आपकी आर जेड स्क्वायर के बराबर है, ऐसा मैंने कहा था, पर वो गलत था, मतलब एक्जैक्टली ये नहीं है म्यू के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका 1/λ के लिए है ना। किसके लिए है, 1/λ के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है, म्यू के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से है ना, यहाँ से ये फॉर्मूला होगा, म्यू अलग है, म्यू बस बता रहा है कि वो प्रोपोर्शनल है 1/λ के, ठीक है। अगर म्यू के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू c/λ, ठीक है, या 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू म्यू बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास 1/λ है इसको आप कर दीजिए म्यू बाई सी, है ना, और सी को आप इधर भेज दीजिए, तो आर सी जेड स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया म्यू के लिए, आर सी जेड स्क्वायर, जो हमने के मान लिया था, है ना। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए 1/λ आर जेड स्क्वायर बाई 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है 1/λ के लिए। लेकिन म्यू बराबर आपका क्या होता है, c/λ। तो जब आप c/λ, ठीक है, म्यू बराबर c/λ। तो जब आप म्यू बराबर c/λ करिएगा तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, म्यू बराबर c/λ, ठीक है। तो अब 1/λ है तो 1/λ की वैल्यू निकालिए, तो c को इधर भेज दीजिए, है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू म्यू बाई सी, ओके, 1/λ म्यू बाई सी। अब क्या करिए, 1/λ को हटा दीजिए, इसकी जगह लिख दीजिए म्यू बाई सी, है ना। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए म्यू बाई सी। अब c को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर, बस यही है ना। क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन वैसे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इससे था यूज़, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था, क्योंकि सी भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन जब एग्जैक्ट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। तो म्यू बराबर आर सी जेड स्क्वायर 1 माइनस एन एफ स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग फिर देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक बात हो सकती है, जैसे उसमें क्या था कि 1 का चेंज हो रहा था, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो वहाँ तो 1 से 2 बहुत ज़्यादा था। पर यहाँ पर आप देखिए 4 का चेंज हो रहा है, जैसे 6, तो 6 से पहले 5 आएगा, मान लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आ जाता है, पर ऐसे हम लोग समझने के लिए देख रहे हैं। तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, तो आप देख सकते हैं सिंगल ही इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस का है कि 4 का एनर्जी डिफरेंस भी इसके बराबर नहीं होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जाएंगे तो और बहुत कम होते जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ n इक्वल टू 6 में तो वो देखिए कितना कम हो गया, तो यहाँ पर आपका इतना ही एनर्जी गैप है एक तरह से, और 2 से 1 देखिए कितना एनर्जी गैप है ना। तो वो डायरेक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं एक एक करके करेगा, वो डायरेक्ट आ सकता है, 6 से 1 आ सकता है, 6 से 2 आ सकता है, 6 से 3 आ सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 के सिमिलर था। ये सब क्या नहीं, ये सब कुछ आप नोट्स में रख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और कैलकुलेशन तो है ही, उसको आप मतलब कैलकुलेशन में भी लॉजिक लगा के आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम इज n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और डी एलिमिनेट हो गया था, और बी और सी में सी आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अ फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। फिर देखिए एमिट हो रहा है मतलब हायर से लोअर पे आ रहा है, तो देखिए n इक्वल टू 4 हायर है, n इक्वल टू 1। तो अ फोटोन इज एमिटेड in transition from n is equal to 4 to n is equal to 1 level in hydrogen atom, ठीक है। the corresponding wavelength for this transition, तो इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ कितनी होगी। the corresponding wavelength for this transition is given by, मतलब इस क्या होगी, गिवन क्या है, h की वैल्यू दी है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसको, है ना। तो h की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, एक फोटोन एमिट हुआ है, उस फोटोन की आपको वेवलेंथ निकालनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मेंस 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।